बहुत सारे छात्र ये सोच रहे होंगे कि इसको मैंने ब्लैक क्यों कर रखा है। बारंबारता तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बारंबारता बारंबारता बंटन संचयी बारंबारता, तो ये बारंबारता बहुभुज भी तो इसी के अंतर्गत होना चाहिए, ये इसमें क्यों डाल दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये भी आपका डीआई से ही संबंधित है। अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा कि इसको एक्चुअली में इसमें क्यों इंक्लूड किया। यानी कि यहाँ पे आपका 2-3 नंबर क्लियर हो सकता है, तो आप किसी भी टॉपिक पर रिस्क नहीं ले सकते। ये नहीं सोचना है कि हमें यार ये टॉपिक छोड़ देना है। कैसे छोड़ोगे? बाई चांस अगर 4 नंबर का यहीं से उठा दिया तो आप बोल्ड आउट हो जाएंगे सीधे के सीधे। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मैथ्स की बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में। इसके पहले हमने जीएस की बेस्ट स्ट्रेटजी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जीएस में कैसे हम 20+ का टारगेट रखें और अचीव भी कर लें, तो आप जाके उस वीडियो को देख लेना। उसमें मैंने जीएस में कैसे आप 20+ मार्क्स लाएंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। इसी तरह से आज हम मैथ्स की बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में टारगेट करके चलने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो मैथ्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका अंकगणित, दूसरा है आपका बीजगणित और तीसरा है आपका रेखागणित। तो पर्टिकुलर प्रत्येक सेक्शन से कितने नंबर के आने के चांसेस हैं और उस सेक्शन में आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, इन सारे विषयों पे आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये मैथ्स ऐसा टॉपिक है, ठीक है, आपको बता दूं कि मैथ्स ही पर्टिकुलर एक ऐसा टॉपिक है सारे सब्जेक्ट्स में जिसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप अटेंड करेंगे और नहीं आता है तो आप उसको छोड़ेंगे, आप उसको गैस नहीं कर सकते वहाँ पे। ठीक है, अब बाकी हिंदी में क्या है, हिंदी में आप गैस कर सकते हो, आपका ग्रामीण परिवेश में भी कहीं ना कहीं आप गैस कर सकते हैं। फिर आपका जो जीएस है उसमें भी कहीं ना कहीं आप गैस कर सकते हो। बाई चांस कोई डेट आपको भूल जा रहा है तो आप सन को कोरिलेट करके वहाँ से मैच करा के आप इस चीज़ को फाइंड कर सकते हो कि हाँ ये दोनों डेट यहाँ पे नहीं होंगे, ये दोनों में हम तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन मैथ्स में दोस्तों ऐसा नहीं है। मैथ्स में आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपका आंसर आया, देन आपने मार्क किया, नहीं आया तो आप उसको छोड़ेंगे, बाद में आके उसको ट्राई कर लेंगे, वो अलग केस है। ठीक है, सो इसी तरह से हम देखेंगे कि आज अंकगणित में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, ये रेखागणित और अंकगणित और बीजगणित में, ये पहले मैंने अंकगणित को उठाया हुआ है और अंकगणित को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में और तीसरे पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ये मैंने अपने मन से नहीं किया है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी ने अपने मन से कर दिया है। बिल्कुल मैंने अपने मन से नहीं किया, ये आपका सिलेबस में डिवाइड किया गया है। आप अगर ध्यान से सिलेबस को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ संख्या पद्धति जब लिखा हुआ है, इसके बाद में कॉमा है, कॉमा है, कॉमा है, मतलब इतना कॉमा करते करते फाइनली संचयी बारंबारता पे जाके इन्होंने फुल स्टॉप दिया है ऐसे। इसके बाद में फिर से इन्होंने स्टार्ट किया है आंकड़ों का निरूपण, कॉमा 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 कॉमा, इसके बाद में जाके बारंबारता बहुभुज पे इन्होंने फुल स्टॉप लगाया है। ऐसे ही दोस्तों पार्ट 3 में अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, समांतर माप एंड माध्यिका एवं बहुलक, इसके बाद में जाके इन्होंने फुल स्टॉप दिया है। यानी कि अंकगणित को इन्होंने खुद 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। अब हम चर्चा करते हैं कि इसमें आपको कैसे कैसे पढ़ना है, आप किस टॉपिक पर फोकस करके ज़्यादा नंबर ला सकते हैं और कौन से टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, कौन सा टॉपिक आपके लिए नया रहने वाला है। देखिए, स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ्स अगर किसी का अच्छा है, अगर मैथ्स किसी का अच्छा है, जैसे कहते हैं ना कि मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो दोस्तों अगर आपका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जस्ट 1 सेकंड, तो आप लोग इसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए और आप अपना टारगेट 24 रखिए, क्योंकि यही वो टॉपिक है जहाँ पे आपका नेगेटिव मार्क नहीं जाएगा। बाई चांस आपने 50-50 में हिंदी में गैस किया और आपका गलत हो गया तो वहाँ पे आपका मार्क चला जाएगा। जो क्वेश्चन गलत हुआ है वहाँ पे भी 1 नंबर, बाकी 1 नंबर एक्स्ट्रा जाएगा, 0.4 नंबर एक्स्ट्रा, 0.5 नंबर आपका एक्स्ट्रा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपने गैस कर लिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और इस तरह से आप लगभग 24 नंबर इससे प्राप्त कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है मैथ्स का। आप देखेंगे ये टॉपिक आपके लिए नया लग रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नया नहीं है दोस्तों। आप देखेंगे तो दंड चार्ट, पाई चार्ट का मतलब क्या है, डीआई है। आंकड़ों का निरूपण जब ये कर सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज के बारे में अभी हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये टॉपिक आपने पहले से पढ़ रखा होगा, संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि। ठीक है, यहीं से आपका कुछ नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। बाकी यहाँ पे आप केंद्रीय प्रवृत्ति माप में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मीडियन देखना होगा, मीन देखना होगा और डाइवर्जेंस वगैरह होते हैं ना, वो सारी चीज़ें देखनी होंगी, जिसे हिंदी में विचलन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में और भी जो इसमें टॉपिक होंगे उसको आप चेक करेंगे। समांतर माध्य इसी के अंतर्गत आता है, माध्यिका और बहुलक आपको पता ही होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये पार्ट तीसरा है और दूसरे पार्ट में आपने देखा कि कंप्लीट डीआई है। दूसरे पार्ट में दोस्तों इन्होंने डीआई कर रखा है।
ठीक है, DI कर रखा है, और तीसरे पार्ट में इन्होंने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कर रखा है। और पहले पार्ट में इन्होंने दो चीज़ें ले ली हैं, एक आपका थोड़ा सा अंकगणित का पार्ट है, अंकगणित, और दूसरा इन्होंने लिया है दूसरा पार्ट आपका ये सांख्यिकी संबंधित चीज़ें, जैसे बारंबारता हो गया, बारंबारता बंटन हो गया। बारंबारता दोस्तों जो आप लोग कौन सा साइन पढ़ते थे, टैग वगैरह का था ना, टूल नहीं टैली था, ठीक है, टैली मार्क करके जो पढ़ते थे कि कितनी चीज़ों को रिपीटेशन बार बार हो रहा है। जैसे यहाँ पे 16 दे दिया, 16 का रिपीटेशन 3 बार हुआ है तो आपने टैली में 3 लगा दिया ऐसे, ठीक है। इसके बाद में इसको आपने यहाँ पे डिनोट किया कि 3 है, या 4 हो गया, 4 से ज़्यादा होता था तो हम ऐसे पता नहीं क्या क्रॉस करते थे, आगे लिखते थे 1। तो इस टाइप की जो हमने 9th क्लास में स्टडी किया था वही सारी चीज़ें ये बारंबारता बंटन वगैरह के अंतर्गत आता है, आप इसको देख लीजिएगा। संचयी बारंबारता के अंतर्गत दोस्तों वही आता है जो आपका F था, ठीक है, X था, फिर आपने यहाँ पे FX लिख लिया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होता है ना यहाँ पे, और ये वेरिएबल्स होते थे, तो कोई वेरिएबल्स जैसे 4 है यहाँ पे, ये 5 बार रिपीट हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई किया आपने 20 कर दिया, ठीक है। फाइनली इनको सम अप करते थे, फिर डिवाइड करते थे। तो ये सारी चीज़ें, जस्ट 1 सेकेंड, संचयी बारंबारता के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। तो इसमें आप ओवरऑल देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बल्कि आप जब CI पढ़ेंगे, DI पढ़ेंगे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, बहुत अच्छे लेवल की ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, वहाँ पे जाके अलजेब्रा पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो टॉपिक वास्तव में अप लेवल के हैं, लेकिन आप जस्ट यहाँ पे नाम नया देख रहे हैं, बाकी इस टॉपिक में कुछ है नहीं, बहुत ईजी टॉपिक है। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे क्या करना है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारे छोटे वीडियो डालता हूँ, क्योंकि सोचता हूँ कि सभी लोग देखें इसको। लेकिन आज ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो लोग वास्तव में डिजर्व करते हैं कि हाँ मैथ सेक्शन में उनका लगभग 24 मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक एंजॉय कीजिए, बोर मत होइए, ठीक है, कि भैया क्या हो जा रहा है, इतना लंबा वीडियो, मुझे पढ़ाई करना है, ठीक है। पढ़ाई आप कितना करते हैं वो तो आप पे डिपेंड करता है, इस वीडियो को देखने के बाद में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको हटाऊंगा और डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है इसके अंतर्गत। जस्ट 1 सेकेंड, ओके। सो इसको हटाते हैं अभी। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी देखो मैंने पार्ट 1 में अंकगणित, और यहाँ पे मैं बारंबारता को इंक्लूड कर ले रहा हूँ, बारंबारता। आप इसको नोट करते चले अपनी कॉपी पे, अगर आपने मैथ की कॉपी बनाई हुई तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं वहाँ पे। देखिए अंकगणित में आपका अंकगणित है पार्ट 1 में, और बारंबारता है। पार्ट 2 में आपका DI भरा पड़ा है, ठीक है, जिसमें आप दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे छात्र ये सोच रहे होंगे कि इसको मैंने ब्लैक क्यों कर रखा है। बारंबारता तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बारंबारता बंटन, संचयी बारंबारता, तो ये बारंबारता बहुभुज भी तो इसी के अंतर्गत होना चाहिए, ये इसमें क्यों डाल दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये भी आपका DI से ही संबंधित है। अभी मैं इसकी चर्चा करूँगा कि इसको एक्चुअली में इसमें क्यों इंक्लूड किया गया है, ठीक है। नाम तो इसका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इससे संबंधित है, और ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे। देखिए, तो अभी मैंने क्या कहा कि जब आप संख्या पद्धति पढ़ेंगे तो आप इसके अंतर्गत LCM HCF जरूर पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे आप यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, LCM HCF पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर और जो चीज़ें हो सकती हैं, डिजिट्स के बारे में देख लेना, डिवीज़न कैसे होता है, प्लस जो हम लोग पावर लगाते हैं ना, ये वाला जो होते हैं, इस पे जो यूनिट डिजिट बनती है, इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होगा कि आपको संख्या पद्धति में एक्चुअली में पढ़ना क्या है। वास्तविक नंबर, रियल नंबर्स, और भी जो परिमेय अपरिमेय संख्या होती हैं, सारी चीज़ें आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। लंबा टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है, तो अगर किसी ने पहले से तैयार कर रखा होगा तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। एक्चुअल में ये वास्तव में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। दूसरा है दोस्तों आपका प्रतिशतता, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लाभ हानि भी आप पढ़ लेंगे, लेकिन एक टॉपिक और आप अच्छे से कमांड कर लेना मेरे अकॉर्डिंग, आप यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लेना, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जरूर एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस अगर बन रहा है, आपको पता होगा कि लाभ हानि में हम लोग क्या करते हैं कि 20% का लाभ हुआ तो 20% को हम क्या करते हैं 1/5 करके लिख दिए, 5 से स्टार्ट किया था, 6 पे सेल किया, कुछ इस टाइप से। तो यानी कि जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से पढ़े रहेंगे तब आप लाभ हानि और प्रतिशत अच्छे से कर पाएंगे। यानी कि आपको संख्या पद्धति, इसके अंतर्गत और जो टॉपिक बन सकते हैं LCM HCF वगैरह जो मैंने बताया अभी, बाकी प्रतिशतता, लाभ हानि, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और भी जो आपको लगता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, जो आपको लगता है, अब ये नहीं कि आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना, नहीं पढ़ना उसको, ठीक है, उसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी बस इतना ही आपको पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ के यहाँ पे स्टॉप ले लेना। आगे बढ़ना जब, तब आप सांख्यिकी पढ़ेंगे। अब सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों का वर्गीकरण आप देखेंगे, ठीक है, कि हम आंकड़ों को किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। बाकी बारंबारता आप देखेंगे, वही मैंने बताया कि फ्रिक्वेंटली कितनी बार वो चीज़ें लिखी गई हैं, कितनी बार वो चीज़ें आई हैं, ठीक है। बारंबारता बंटन, सार्डियन, संचयी बारंबारता, ये सारे टॉपिक दोस्तों आपके यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। जब आप पार्टिकुलर एक एक टॉपिक डालेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आने वाले टाइम में हम एक एक टॉपिक पे खुद
अच्छे से वीडियो बना के आपको समझा देंगे कि भैया यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। और एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी बात दोस्तों ये है कि जब भी आप ये टॉपिक पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे आपका 1 नंबर क्लियर नहीं होगा। हो सकता है कि एक टॉपिक पढ़ने के बाद में आपका सीधे 3 से 4 नंबर क्लियर हो जाए। खुशी की बात है कि आपने टॉपिक पढ़ा, एक मेहनत किया एक पे, हो सकता है कि DI के फॉर्म में आ जाए, या हो सकता है कि उसमें ऑप्शन करके पूछ ले 1 2 3 ऐसे करके पूछ ले, यानी कि यहाँ पे आपका 2-3 नंबर क्लियर हो सकता है। तो आप किसी भी टॉपिक पर रिस्क नहीं ले सकते। ये नहीं सोचना है कि हमें यार ये टॉपिक छोड़ देना है। कैसे छोड़ोगे? बाई चांस अगर 4 नंबर का यहीं से उठा दिया तो आप बोल्ड आउट हो जाएंगे सीधे के सीधे। 1 नंबर चलो मानता हूँ कि 1 नंबर होता तो आप टॉपिक छोड़ देते, लेकिन जब 4 नंबर के टॉपिक सारे के सारे हो सकते हैं तो आप कैसे किसी टॉपिक को छोड़ सकते हैं? ठीक है, आप नहीं छोड़ सकते। ओके, सो यहाँ पे आपको अंकगणितीय पार्ट में दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि सब पढ़ना है, A to Z जितना यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीज़ें पढ़नी है। हो सकता है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत कोई एक डेटा दे दे 2 5 8 ऐसे करके, ठीक है, इसी में से क्वेश्चन बना दे भैया कि इसका मीन क्या होगा, इसका मीडियन क्या होगा, ठीक है, इसका मोड क्या होगा, इसका विचलन क्या होगा, सारी चीज़ें आपका वही डेटा से बना देगा। यानी कि हो सकता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक टॉपिक आप समझ के चल रहे हो और क्वेश्चन यहाँ से आपको 4-5 बना के दे दे, ठीक है। तो ये गलती आप कतई नहीं करेंगे। अंकगणितीय पार्ट को आप डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ से लगभग नंबर आपको लग गया होगा कि यार यहाँ से तो नंबर ज़्यादा पूछा जाएगा। तो हाँ दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि अगर हम यहाँ पे अंकगणित लिख दें और दूसरा अगर हम बीजगणित लिख दें यहाँ पे, और तीसरा अगर हम यहाँ पे दोस्तों रेखा गणित लिख दें, ठीक है, रेखा गणित, ये जो अंकगणितीय पार्ट है इसके जस्ट बाद में भी मैं इसको इरेज करूंगा और बीजगणित पे भी डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए दोस्तों कि अंकगणितीय पार्ट में कितना भी कम होगा तो आप ये मान के चलिए कि 12 मार्क्स दोस्तों यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। ये मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। 12 नंबर यहाँ पे आपका अंकगणितीय पार्ट से पूछा जाएगा। 12 नंबर, ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बढ़ा दिया तो 15 नंबर तक जा सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 15 नंबर, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो 12 से 15 नंबर के बीच में यहाँ से आ जाएगा। कितने से? ये आप एक पार्ट जब पढ़ेंगे थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, जस्ट कैलकुलेशन है। ऐसा नहीं कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा द्विघात समीकरण की तरह या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह या फिर जो आप रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे उसकी तरह कुछ नहीं। आपको जस्ट आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे मैंने कह दिया कि ये लाइन आपको जोड़नी है तो आप फटाफट इसको जोड़ें, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें 2 मिनट 5 मिनट में आप जोड़ रहे हो, फटाक से आप इसको जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। यानी कि ये आपका कैलकुलेशन देखता है। आप राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करने वाले हैं तो आपको डेटा मिलेगा, भैया ये पूरे के पूरे गांव का खेत है, इसमें इतने मतलब चीज़ें आ गई हैं, इसको पूरा ऐड करके आपको तहसील के अंतर्गत जो भी कार्यवाही उसको करनी है आपको सेंड करना है। हो सकता है आपके पास कैलकुलेटर ना हो, बाई चांस इत्तेफाक से आप गाँव में जाएँ, ठीक है, काम करने के लिए, वहाँ पर ऐड करने के लिए आ जाएगा। तो आपका एटलीस्ट ये सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको इसी फॉर्म में करेंगे। हो सकता है कि आपको पाई चार्ट के थ्रू डेटा दिखाना हो, ठीक है, कि हाँ ये फलाना गांव है, इसमें इतना गेहूं निकला है, ये दूसरा वाला गांव है जिसमें ये चीज़ें निकली हैं, ये तीसरा गांव है, या मतलब फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि ये पाई चार्ट के थ्रू भी आपको डिनोट करना पड़े, ठीक है, या फिर बहुत सारी चीज़ें। मतलब आप ये मान के चलिए ये जो दोस्तों सिलेबस दिया है ना, वास्तव में आपके प्रैक्टिकल के हिसाब से दिया है। आपका जो काम होने वाला है आने वाले टाइम में, जब आप डेटा शीट पे काम करेंगे, आने वाले टाइम में जब आप एक्सेल वगैरह पे काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगी, तो आप एक्सेल शीट पे काम करेंगे, तो वहाँ पे भी दोस्तों इसका बाकायदा यूज़ दिया गया है। आपको बनाया आपको पाई चार्ट मिलेगा, आपको वहाँ पर बस डेटा लिखना है, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड भैया, मैं सांस ले लूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो आपका प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स हो सकता है, जो आने वाले टाइम में आप लेखपाल के अंदर करने वाले हैं, लेखपाल के अंतर्गत, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। तो आप इसको सीखिए, समझिए, क्योंकि आप जब जॉब पा जाएंगे तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आप पहले से पढ़े रहेंगे। अब देखिए, मैंने जो बोला कि अंकगणित से आपका 12 से 15 नंबर आ सकता है, हाँ आएगा। बाकी अब हम डिस्कशन करते हैं कि बीजगणित का, ठीक है। बाकी इसमें हाँ ये मैंने बताना था कि ये आयत चार्ट और बारंबारता बहुभुज क्या होता है, इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए, जब आप आंकड़ों का निरूपण पढ़ते हैं तो आंकड़ों का निरूपण मतलब बस इतना होता है कि किस तरह से आप DI बनाते हैं, ठीक है। आंकड़ों का निरूपण भाई होता नहीं है कि हाँ कुछ ऐसा लिख दिया,
रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है, इसमें जो चीज़ें होती हैं, रवि ने इतना खर्चा किया, मोहन ने इतना खर्चा किया, ये निरूपण हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। यही से क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया हाँ ये जो मोहन है ये रविवार को कितना खाया था, ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन, रविवार को कितना खाना खाया था, तो इस कॉलम में आपको देखना होगा हाँ इतना खाना खाया था, तो ये हो गया ईजी वाला फॉर्मेशन, ठीक है। और जब आप इससे एक क्वेश्चन एक लेवल ऊपर जाएंगे तो आपका आ जाएगा दंड चार्ट, ठीक है। इसके बाद में आपका आ जाएगा पाई चार्ट में आप 360 मान के जो है इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 90 हो गया, 90 हो गया, 30 हो गया, कुछ इस टाइप से, ठीक है। मतलब पूरे साल में इतना खर्चा है, तो ये जो ए का खर्चा है वो 90 डिग्री पे कितना पड़ा था, तो ये हो गया थोड़ा सा अप लेवल, बहुत ईजी आएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं जाएगा बैंकिंग लेवल का, आप परेशान कतई मत होना। बाकी जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लेखपाल का फॉर्म डाला है, उनका तो बल्ले बल्ले है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आँख मूंद के ये सेक्शन आराम से कर सकते हैं। तो अच्छा, अब आ रही बात आयत चित्र की और बारंबारता बहुभुज की। देखिए दोस्तों, आयत चित्र का मतलब ये होता है कि कोई ऐसे आपका बना देगा, देखिए जगह मेरे पास कम है सो इसको समझिए आप, यहाँ पे ऐसे आयत चित्र, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, एक टाइम पे एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक पार्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 है, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसा बनेगा, जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यानी कि ये समरूपता दिखा रहा है, जितना डेटा यहाँ पे उतना डेटा यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जो टाइम ट्रेवल वगैरह है उसको आपको चेक करना है, यानी कि जो फॉर्मेशन बन रहा होगा ये आयत चित्र के फॉर्म में बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आयत चित्र का। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि रीजनिंग का पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से पूछ लेगा, ऐसे करके या फिर कुछ ऐसा घुमा देगा, इसमें ABCD लिख देगा, ठीक है, ऐसे करके। हो सकता है मे बी ये DI के फॉर्म में कुछ ऐसा क्वेश्चन घुमा दे, लेकिन जो आप 9th 10th और 11th 12th का सिलेबस देखेंगे, NCERT का सिलेबस देखेंगे, तो आयत चित्र का बाकायदा वहाँ मेंशन है और वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब बात आ रही है, वो ठीक है ऐसा भी पूछ सकता है, वो DI के अंतर्गत पूछ लेगा, आंकड़ों का निरूपण के अंतर्गत वो चीज़ आ सकती हैं, ठीक है। अब आती है बात बारंबारता बहुभुज की। देखिए बहुभुज का मतलब क्या होता है, पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन होता है बहुभुज का तात्पर्य क्या होता है, पॉलीगन इंग्लिश में। तो अब अभी क्या देखा आपने, जब आपने आयत बनाया था तो एक टाइम पे, पार्टिकुलर टाइम पे ये क्या था, ये बैलेंस था, मतलब जो डेटा यहाँ पे था वही डेटा यहाँ पे भी है। लेकिन बहुभुज में क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर ऐसा बन जाएगा तो फिर से वो आयत बन जाएगा या कोई प्रॉपर शेप बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुभुज वाले में ऐसे गए आप, ठीक है, फिर उसका कुछ अलग डेटा चेंज कर दिया उसने, कुछ ऐसे आप चले गए, फिर आप ऐसे चले गए, फिर आप ऐसे चले गए, फिर आप ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं जाएगा, बैक नहीं जाता है, ठीक है, आगे ही जाता है। बैक कैसे आएगा, तो आप यहाँ पहुँचे, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। अब ये क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई शेप नहीं बन रहा है कि ट्रायंगल है। हाँ, ट्रायंगल बन सकता है, ट्रायंगल में भी ये चीज़ें निरूपित हो रही है कि हर एक इंस्टेंट टाइम पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप देख सकते हैं बढ़ रहा है, तो ट्रायंगल में भी आप देख सकते हैं ये घट रहा है, मतलब अभी भी बढ़ ही रहा है, लेकिन ये वाला पोर्सन जो ये घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुभुज का निर्माण कर रहा है। ओके, सो कुछ इस तरह से डेटा दिया होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसके अनुसार, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर फिर घट रहा है 4 है, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो ये बहुभुज का निर्माण कर रहा है, यानी कि ये बारंबारता बहुभुज हो गया। ओके, अब यहाँ पे कितनी बार कोई चीज़ रिपीट हुई है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ कितने टाइम पे, तो 2 बार रिपीट हुआ, ये बारंबारता हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे कि आयत चित्र क्या था मैंने बता दिया, बारंबारता बहुभुज क्या था वो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। आने वाले टाइम में दोस्तों मैं पार्टिकुलर आयत चित्र और बारंबारता पे आपको 5-5 क्वेश्चन 6-6 क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि आपका दिक्कत, आपका जो कन्फ्यूजन है इस टॉपिक से खत्म ही हो जाए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री पर डिस्कशन करना है। इसको इरेज करते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों अब हम चेक करते हैं बीजगणित सेक्शन में कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अंकगणित का हमने डिस्कशन कर लिया है, अब हम देखते हैं कि बीजगणित के अंतर्गत आपको किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करके चलना है और किस टॉपिक के अंतर्गत किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए आपका पहला टॉपिक जो दिया है बीजगणित में वो है आपका LCM एंड HCF। देखिए आपको LCM एंड HCF का अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है, प्लस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, प्लस जो ये फैक्टर वगैरह करते हो ना, अगर आपको डाउट आ रहा है इस पर, तो मैंने 2 पार्ट इसका डाला है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप इसको देखेंगे जाके, मैथ का प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, 2 वीडियो डाला उसमें, लेकिन 2 वीडियो के ही अंतर्गत आपको इस टॉपिक से संबंधित सारा का सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो LCM एंड HCF प्लस इसका रिलेशन भी आप देख लेना कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM एंड HCF होता है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंतर्गत प्रैक्टिस करेंगे। अगला टॉपिक है दोस्तों आपका युगपत समीकरण, ठीक है, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन को लेकर काफ़ी सारे बच्चे हैं परेशान है कि ये सर एक्चुअली में होता क्या है। देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन कुछ नहीं होता है, आप जब लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, जैसे कोई लीनियर इक्वेशन में लिख दिया यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है 5x - 3x इज इक्वल
6 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह से लीनियर इक्वेशन है। और जब हम लीनियर इक्वेशन में 2-3 वेरिएबल्स को ऐड करते हुए 2-3 समीकरण लिखते हैं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने 5x - 3y कर दिया, यानी कि आप देख रहे हैं कि x और y 2 वेरिएबल हो चुका है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x + 4y = 15। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में तो है, लेकिन ये 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है और साथ में ये 2 मैंने समीकरण यहाँ पे दे दिया हुआ है। यानी कि लीनियर इक्वेशन का ही यूज करके कहीं ना कहीं हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का निर्माण करते हैं, युगपत समीकरण का निर्माण करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ युग, यानी कि 2 चीज़ें, यानी कि 2 समीकरण होगा आपका। जब आपके पास 3 वेरिएबल होंगे तो आपको 3 समीकरण दिया होगा। तो इस टाइप से कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशन बनता है। तो यहीं से हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। वैल्यू फाइंड करने के कई तरीके हैं, वज्र गुणनखंड विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है, और भी कई सारी विधियाँ हैं, लेकिन विलोपन विधि है। लेकिन हमारा जो शॉर्ट ट्रिक होता है ना, वो यहाँ पे ज़्यादा फिट बैठता है। शॉर्ट ट्रिक के अंतर्गत जब आप इसको करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे फाइंड करना सिखाऊंगा दोस्तों, तो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसी को उठा के इसका मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे पढ़ना है आपको द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण के अंतर्गत देखिए कुछ ज़्यादा टॉपिक आपको कवर करने पड़ सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ बस आपको उतना करना है, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, पहली बात तो ये दोस्तों कि जब आप देख रहे हैं कि अंकगणितीय पार्ट में ग्राफ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा, तो आप क्या करना कि ये द्विघात फॉर्मेशन आप देख लेना। द्विघात फॉर्मेशन का मतलब ये है कि क्वेश्चन दे सकता है कि भैया ये ग्राफ दिया है, ऐसे दे दिया है, कुछ ग्राफ ऐसे करके दे देगा, ठीक है, कुछ ग्राफ ऐसे करके दे देगा, या कुछ ग्राफ कुछ और करके देगा, बोल देगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ द्विघात समीकरण बना सकता है। तो ये द्विघात समीकरण आप देखना, जो कि आपका जस्ट 1 सेकंड में इरेज करता हूं। मैं कम समय लेके, मेरी ये आदत है दोस्तों कि मैं बहुत कम समय लेता हूं आपका, और कम समय में ही बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूं, कंटेंट आपको देना चाहता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेशन होता है आप सभी को पता होगा, ax² + bx + c होता है, जहाँ पे a b c कांस्टेंट है, बाकी x आपका वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि इसको फैक्टर कैसे करते हैं। बहुत गलती बच्चे करते हैं कि यहाँ पे फैक्टर नहीं कर पाते, कभी कभी साइन की गलती हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने LCM और HCF के पार्ट में बहुत अच्छे से क्लियर किया है। प्रॉब्लम हो रही हो तो आप जरूर इस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी ये हो गया आपका द्विघात समीकरण का फॉर्मेशन, ठीक। यहाँ पर मैंने लिखा है कि आप फॉर्मेशन देख लेना। यहाँ पर आपको कुछ घुमा के दे सकता है कि ax² × x + समथिंग, ठीक है, वो दे देगा कौन सा द्विघात समीकरण है। तो ये फॉर्मेशन आप देख लेना कि किस प्रॉपर मैनर में वो चीज़ें लिखी हुई हैं। ये सारी चीज़ें समझते हुए आप इसके ग्राफ को भी देख लेना। जो द्विघात समीकरण का दोस्तों जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से बनता है, यानी कि कुछ ऐसा ही रहेगा। आप इसको देख लेना जैसा भी होगा बुक वगैरह में, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, उल्टा कैसे बनाते हैं ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। ये ग्राफ का जो बनता है इसका ग्राफ, उसको भी चेक कर लेना, ओके। ये पहला टॉपिक क्लियर हो गया, क्या पूछेगा इसके अंतर्गत। अब दूसरे टॉपिक पे देखते हैं, इरेज करते हैं इसको। मेरे पास जगह की कमी है, वाइट बोर्ड काफ़ी छोटा है, यहीं पे मैं सारी चीज़ें लिखूंगा। देखिए अगला है द्विघात समीकरण के मूल। अब द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, वो जो आप x की वैल्यू फाइंड किए थे ना, वही एक्चुअल में उसके मूल होते हैं। अभी इसको क्या करते हैं कि हम अल्फा और बीटा के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर क्या पूछता है अगला, मूलों का गुणनखंड पूछ लेगा, मूलों का योग पूछ लेगा, ठीक है। तो मूलों के गुणनखंड को आप देख लेना, मूलों के योग का फार्मूला है, ठीक है, c/a करके। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से फाइंड करेंगे, वो जो मैंने बताया था आपको, ax² + bx + c। तो ये जो c/a करेंगे तो इस टाइप से करके कुछ निकल जाएगा, -b/a करेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे करके निकल जाएगा। यानी कि ये सारी चीज़ें आप डिटेल में वहीं पे करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, वैसे भी मैं एक्सप्लेन करता ही चल रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट देखिए अगला है आपका श्रीधराचार्य सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। बच्चे क्या करेंगे कि वो जो शॉर्ट वाला है ना, शॉर्ट करके निकाल लेंगे a और b की वैल्यू, x अल्फा बीटा की वैल्यू, सारी चीज़ें निकाल लेंगे, लेकिन वो श्रीधराचार्य को सूत्र को छोड़ सकते हैं। और क्वेश्चन में पूछ लिया कि श्रीधराचार्य सूत्र कौन सा है, निम्नलिखित में से श्रीधराचार्य सूत्र कौन सा है, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो -b + माइनस क्या था भैया, मुझे तो भूल गया, आई थिंक b² - कुछ ऐसा ही था, ठीक है, आप देख लेना 2a, ठीक है। यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस था। एक x की वैल्यू जब यहाँ प्लस रखेंगे तब आएगा, और एक x की वैल्यू जब आप यहाँ पे माइनस रखेंगे तब आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका श्रीधराचार्य सूत्र, इसको आप रट लेना, थोड़ा अजीब है इसको प्रोनाउंसिएट करने में। अगला टॉपिक है आपका दोस्तों विविक्त कर। अब बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे इसको, विविक्त कर क्या होता है। देखिए विविक्त कर आप पढ़ लेना, इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। विविक्त कर, ठीक है, इसको बोलते हैं
क्या लिखा है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ये होता है b² - 4ac, यानी कि जब आप वो श्रीधराचार्य सूत्र जब आप देखे थे वहाँ पे कुछ ऐसे था नहीं, यहाँ पे b² - 4ac, तो यही होता है आपका विविक्त कर। ठीक है, तो इसको भी आप देख लेंगे, विविक्त कर पे भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, सो ये टॉपिक्स आप देख चुके हैं लगभग। अच्छा, अब ये मैंने बताया द्विघात समीकरण, अब मैं बताता हूँ गुणनखंड। देखिए गुणनखंड में दोस्तों पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एलजेब्रा में पहले आप क्या करना कि पहले इसी टॉपिक को कंफर्म कर लेना। ठीक है, गुणनखंड आप पहले पढ़ना, एलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले गुणनखंड आप पहले पढ़ लेना, इसके बाद में एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ना। ठीक है, इसके बाद में फिर आप इसमें क्षेत्रफल प्रमेय या फिर द्विघात समीकरण की तरफ जा सकते हैं। लास्ट में आप युगपत समीकरण पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है कि यहाँ से सर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक दे देगा आपको तो वहाँ से 4 क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये मान के चलिए, यहाँ पे आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, 4 से 5 नंबर का एग्जाम में यहाँ से पूछेगा, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 से 5 नंबर आपका बीजगणित से पूछेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें। क्षेत्रफल प्रमेय क्या है आपने बताया ही नहीं, देखिए इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना के डाला हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप अभी जस्ट जाएंगे, 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाला हुआ था कि क्षेत्रफल प्रमेय में एक्चुअली में आपको पढ़ना क्या है, गुणनखंड में आपको क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ आपको पता होगी, फैक्टर करना होता है। ठीक है, तो फैक्टर करना सीख लीजिए, इसके बाद आप एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़िए। आई थिंक इसमें और कुछ छूट रहा नहीं है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं रेखागणित की तरफ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी मेहनत लग रहा है इस कंटेंट को तैयार करने में, तो आप लोग कृपया करके लाइक कर देना। ठीक है, मुझे लगे कि हाँ ये कंटेंट मेरा सफल रहा बनाना। सो अब हम डिस्कशन करते हैं आपका रेखागणित का, यानी कि ज्योमेट्री पार्ट का। बता दूं मैं इसको किसके बारे में कि आपका ये जो एलजेब्रा है ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और अंक गणित से थोड़े कम क्वेश्चन आएंगे। यानी कि अगर आप वेटेज के फॉर्म में देखेंगे तो एलजेब्रा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए आपकी सुविधा के लिए, हालांकि सिलेबस में ऐसा नहीं किया गया है, अंक गणित वाले पार्ट में खुद सिलेबस में डिवाइड कर दिया गया था, लेकिन यहाँ ज्योमेट्री में ऐसा नहीं किया गया। ज्योमेट्री में मैंने खुद अपनी तरफ से आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने क्या किया है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे आप पहले पार्ट में देखेंगे तो त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस थ्योरम है। जस्ट 1 सेकंड। ओके, सो त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस थ्योरम है आपका, और दूसरा टॉपिक है आपका त्रिभुज। यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आप पे त्रिभुज पे महारत हासिल करना है। ठीक है, इस पर आप महारत हासिल कीजिए अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि यहाँ पे 2 टॉपिक दे रखा है। अब महारत का मतलब दोस्तों ये है कि आपको टाइप्स ऑफ त्रिभुज पढ़ने हैं, त्रिभुज में जो एंगल वगैरह का निर्माण होता है वो सारी चीज़ें पढ़नी है, त्रिभुज की जो सर्वांग क्षमता होती है, इसकी जो समरूपता होती है, जो रेशियो बनता है ना इन लोगों में से कुछ ऐसे, ये अनुपात वगैरह आप चेक करना है। इसके बाद में इस पर जो मीडियन वगैरह बनता है इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, इसका फार्मूला वगैरह आप देखेंगे। इसके बाद में आप इधर साइड में जब आप आएंगे तो यह यहाँ पे आपको मिलेगा समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है और अगला ये 45 का। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज पे आपको महारत हासिल करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम। और जब यहाँ पे टॉपिक में मेंशन कर दिया पाइथागोरस थ्योरम, तो आप इस पे जितना हो सके उतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो यहाँ पे मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद इसके जो ट्रिपलेट्स होते हैं ना वो याद हो जाएंगे। सर जी ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? ट्रिपलेट्स वही होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है। नॉर्मली मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको कि c² = क्या होता है, a² + b², जहाँ पे आपका c क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, a क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये b क्या होता है, बेस होता है। यानी कि ये यहाँ पे अप्लाई होता है ये फार्मूला, यानी कि ये कर्ण जो है ये आधार और जिसका जो लंब होता है ना, इसके स्क्वायर के योग के बराबर इसका स्क्वायर होता है। ओके, सो ये आपका नियम है। और जब इस पर आप ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ट्रिपलेट्स खुद याद हो जाएंगे। जैसा कि एक ट्रिपलेट्स मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कॉमन ट्रिपलेट्स है जो सभी को पता होगा कि 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इक्वल होता है 5 का स्क्वायर। यही ट्रिपलेट्स है। 3, 4, 5 क्या है, ट्रिपलेट्स है। इसका निर्माण होता है, इसका फार्मूला होता है, इसका नियम है। तो ये सारी चीज़ों पे यहाँ पर डिस्कशन हम नहीं करेंगे। यहाँ पे बस मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रिपलेट्स बनाना, बिगाड़ना और जो भी चीज़ें हो सकती हैं इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का अच्छे से मेंशन कर दिया गया है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन जाने नहीं देना है। ओके, जहाँ तक हो सकता है आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, प्लस त्रिभुज भी आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पे
पे दोस्तों बहुत सारे रिलेशन होते हैं कि जैसे होता नहीं कि ये टाइप का जो होता है यहाँ पे जो बनता है ये सारी चीज़ें, ए और बी का, यहाँ बी और सी का, बहुत सारे रिलेशन और बहुत सारे फार्मूले होते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि सारे रिलेशन, सारे फार्मूले आप याद कर लेना, बिल्कुल छूट ना पाए। अगला जो 2 टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, वो है आपका आयत और वर्ग। बहुत ही आसान टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपको गिफ्ट मिल रहा है। त्रिभुज में इतना डिटेल से अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप समझ लीजिए बच जाएंगे, और आयत और वर्ग से क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको समझ लीजिए गिफ्ट। आयत में कुछ नहीं होता है, यही होता है L इंटू एल, यानी कि L इंटू बी होता है आपका क्षेत्रफल, ओके, और यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी ये होता है आपका परिमाप। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन घुमा के देगा, हो सकता है कि एक्स वाई के फॉर्म में कुछ ऐसा डाल दे, वहाँ से समीकरण वगैरह बनने लगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, समीकरण तो नहीं बनेगा, लेकिन इतना कहूँगा कि एक्स वाई वेरिएबल्स के फॉर्म में भी क्वेश्चन यहाँ पर डाल सकता है, ओके। अगला है वर्ग। वर्ग से भी कुछ ऐसा ही पूछेगा, ए स्क्वायर प्लस ए जो 4a होता है इसका परिमाप वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर यहाँ से 2 क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन आ गया और बाकी एक क्वेश्चन यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से आ गया, तो आपके ये 2 नंबर फिक्स। यानी कि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इस टॉपिक से मैंने 2 नंबर लिख रखा है जो कि आने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन देगा, चाहे आयत चाहे त्रिभुज, बाकी त्रिभुज और पाइथागोरस थ्योरम में एक क्वेश्चन देगा, ओके। 2 नंबर यहाँ से आपका फिक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक मैंने अगला डिवाइड जो किया है सेक्शन, ये है पार्ट 2 मैंने डिवाइड किया है। पार्ट 2 में दोस्तों आपको समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इसका परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ना है। अब देखिए, आप लोगों ने अगर अच्छे से ज्योमेट्री को फॉलो किया होगा 9th-10th में, तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, या फिर अगर आप ICSE वगैरह के ICSE बोर्ड के बच्चे होंगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल में, जैसे मैं ICSE वाले बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाता था एक टाइम पे, तो वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें, उन लोगों को सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है बहुत डिटेल में। इसका जो थ्योरम होता है, इसके जो नियम होता है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिराइव किया था। तो वही है कि समय कम है मेरे पास, अदरवाइज मैं डिटेल कर देता, एक एक क्वेश्चंस आपको दोस्तों बता देता। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज बहुत ही आसान टॉपिक है। सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, चतुर्भुज बहुत ईजी है। समलंब चतुर्भुज कुछ नहीं होता है, आप ये मान के चलिए, समलंब कुछ ही होता है, आई थिंक, है ना। देखिए ये होता है समलंब, ठीक है। अब समलंब में ये हाइट होती है, हाइट दे देगा, आपका हाइट दे देगा तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। हाइट क्या है, ये h होता है हाइट। अब समलंब में क्या होगा, क्षेत्रफल पूछ लेगा दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, जस्ट 1 सेकेंड, इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2 इंटू इसकी जो हाइट होती है ना उसको ले लेगा, प्लस ये जो इसके पैरेलल है, यानी कि समांतर भुजाओं का योग कर देगा। यानी कि यहाँ पे आप लिख दीजिए समांतर भुजाओं का योग, कुछ इस तरह से ये इसका क्षेत्रफल होता है। ऐसे ही आप समांतर चतुर्भुज देखेंगे, ऐसे ही आप समचतुर्भुज देखेंगे, कुछ इस तरह से। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, कुछ नहीं, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, क्या है, कुछ नहीं है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल देख लेना। इसके बाद में आपका समचतुर्भुज होता है। अच्छा, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है, जस्ट थोड़ा सा वही है कि जब पढ़ा हुआ है ना तो लगता है कि बता देना चाहिए लगे हाथ, थोड़ा सा काफ़ी बच्चों को नहीं आता होगा, देख लीजिए, थोड़ा कंफ्यूज आते होंगे बच्चे। देखिए समचतुर्भुज ये होता है, समचतुर्भुज का मतलब ये होता है कि समांतर तो वो होगा ही, लेकिन उसके चारों भुजाएं समान होंगी, ये हो गया समचतुर्भुज। और जो समांतर चतुर्भुज होता है दोस्तों, वो कुछ ऐसा होगा, ये देखिए, अब ये दो भुजा इसके बराबर है, पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है, लेकिन इसकी सारी भुजाएं बराबर नहीं है, कुछ ऐसा आप डिनोट कर दीजिए। तो ये हो गया समचतुर्भुज और ये हो गया समांतर चतुर्भुज, यही बेसिक सा अंतर है दोनों के बीच में, ठीक है, ओके। सो अच्छा, इसका जो क्षेत्रफल वगैरह होता है इसको आप देख लेंगे तो कुछ नहीं होता, आई थिंक ये होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। आपको ये डायगोनल दे देगा इसका, इसको बोलते हैं विकर्ण हिंदी में, तो यहाँ पे d1 बोलते हैं और इसको d2 बोलते हैं। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाता है। आई थिंक आगे तो और कुछ होता नहीं है इसमें, ठीक है। 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है, ये इसका क्षेत्रफल होता है, ओके। अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो आप लोग का कमेंट सेक्शन मुझे करेक्ट करना। आई थिंक यही इसका क्षेत्रफल होता है। सो बहुत डिटेल नहीं करेंगे यार, देखो आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। मैं उम्मीद किया था लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन वही है कि जब मैथ्स की बात आती है तो यहाँ पे मैं डिटेल करने में लग जाता हूँ, ओके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से भी आपका 2 नंबर पूछेगा, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज में से एक क्वेश्चन बनेगा, 2 क्वेश्चन बन सकता है, एक परिमाप पे भी आ जाएगा और एक क्षेत्रफल पे आ जाएगा। तो जो भी आएगा आप उसको देख लेना, 2 नंबर का यहाँ से बन जाएगा, ओके। अब बहुत ही आसान टॉपिक, और इसको आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से मेरा मन कर रहा है दोस्तों, पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स आएगा। टॉपिक एक ही है लेकिन आपका पूछा जाएगा 2। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बनता है वर्ग वाले में, इसको देख लेना,
ये कुछ ऐसा बनता है क्वेश्चन कि यहाँ पे आई थिंक कोई गाय वगैरह बांध दी जाती है तो इतना खा लेती है, इतना खा लेती है। तो ये मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि देखिए वर्ग है और यहाँ पे आप वृत्त भी दे दिया है, तो दोनों का मिला के भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि वर्ग या फिर आयत और वृत्त को मिला दे आपस में, तो यहाँ पे एक कंबाइन क्वेश्चन जो बनता है ना कि ये गाय बांधी गई यहाँ पे, इतना एरिया चर ली, तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, या फिर यहाँ पे जो पत्ती वगैरह बनता है इतना डीप में नहीं जाएगा, ये पत्ती वगैरह नहीं जाएगा, ठीक है, ये एसएससी लेवल का हो जाता है तो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, जो गाय खा जाती है ना इसका पूरे वृत्त का 1/4 खा गई ना, तो ये कितना बच रहा है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है एग्जाम में। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि वर्ग और वृत्त को या फिर आयत और वृत्त को एक में मिला के कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी अगर तो सिंपल पूछेगा तो सिंपल तो आप खुद ही जानते हो सब कुछ। वृत्त की परिधि क्या होती है मुझे बताना सभी लोग, 2πr होती है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। अब गोला नहीं पढ़ना है आपको, गोला अलग टॉपिक हो गया, वो 3D हो गया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि सर क्या 3D पूछेगा? भैया 3D का मेंशन कहीं पे नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2D पढ़ के जाना है, ठीक है। आप 3D नहीं पढ़ेंगे, जब आप खेत में जाएंगे तो वहाँ 3D खेत नहीं होगा, 2D ही होगा, खेत आपका प्लेन होगा ऐसे, ठीक है। तो आपको 2D ही पढ़ना है, वहाँ के इसके अंदर जाके इसके नीचे की चीज़ें आपको नहीं लेनी है, ठीक है, कि धरातल के अंदर क्या है जाके। तो आपको 2D पढ़ना है, 2D के अलावा 3D पे आप स्विच मत कीजिएगा, मेंसुरेशन वाला डिटेल पार्ट मत कर लीजिएगा, ठीक है, कि लंब वृत्तीय बेलन पढ़ रहे हैं, गोला पढ़ रहे हैं, प्रिज्म पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है, बहुत डिटेल हो जाएगा, उधर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि उम्मीद करता हूं कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा ये आप कर लेंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और मैं इतना बताना चाहूंगा कि यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा, जो मैंने डिटेल किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से अगला सेशन जो हमारा आएगा वो चाहे हिंदी पे हो और चाहे ग्रामीण परिवेश पे हो। जीएस का मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, अगर आप नए हैं तो जीएस का जरूर देख लीजिए। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जिनको मैथ्स आता है, जिन बच्चों को मैथ्स आता है वो आप 24 नंबर का टारगेट लेके चलिए, ठीक है। और जो बच्चे, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स नहीं आता है या फिर आता उतने अच्छे से नहीं है, कमांड नहीं है उनका टॉपिक पे, उनको पढ़ना पड़ेगा, इनिशियली स्टार्ट करना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए। तो देखिए आप कम से कम दोस्तों आप 18 मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, 18 मार्क्स से नीचे नहीं। अगर आप 18 मार्क्स से नीचे यहाँ पे ला रहे हैं तो फिर आप ये मान के चलिए कि जीएस के सेक्शन में आपको 22 नंबर लाना पड़ेगा, ग्रामीण में आपको 22 नंबर लाना पड़ेगा, हिंदी में आपको फुल लाना पड़ेगा, तब जाके वो 82 का आप क्राइटेरिया बीट कर पाएंगे। और मेरा मानना है दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर हमेशा कहा है कि जनरल का जो कैंडिडेट है अगर वो 85 नंबर से नीचे आ रहा है, मतलब 80 से नीचे आ रहा है तो बिल्कुल वो अनसिक्योर है। लेकिन अगर वो 80 से ऊपर जा रहा है ना तो वो सिक्योर की तरफ जा रहा है, सिक्योर लाइन की तरफ बढ़ रहा है। और मेरा जो मानना है, आप 85 से नीचे का टारगेट बिल्कुल मत रखना। मुझे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि सर आप इतना हाई टारगेट बताते हो। देखो भैया, मैं यहाँ से आपको गाइड कर रहा हूँ, ऐसे ही मेरे से भी ज़्यादा अच्छे लोग, मतलब आप समझ सकते हो कि 35 साल के लोग, 38 साल के एक्सपीरियंस टीचर जो प्राइवेट स्कूल में मैथ पढ़ा रहे हैं ना, वो भी इसका फॉर्म डालेंगे और यहाँ पे वो करके आएंगे। वो उनको पता है कि 25 और 25 कैसे लाना है। तो आप समझ सकते हो कि मैं अभी होके यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन जो मेरे से ज़्यादा है 32, 35, 40, 38, इस 40 से मैं, चलो ठीक है 40 में मैं ज़्यादा ले ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक के जो लोग हैं वो दोस्तों करके आएंगे। यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामीण परिवेश जीएस उनके लिए कुछ नहीं है, हिंदी उनके लिए कुछ नहीं है, मैथ्स वो देख लेंगे तो आ जाएगा, काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है उनका। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब जिनको मैथ्स नहीं आता है वो 18 कम से कम लाने की कोशिश कीजिए, इससे ऊपर आपको रहना है, ठीक है। बाकी आप जिनको आता है आप वो 24 का टारगेट रख के चलिए। 25 आउट ऑफ 25 मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि गलती हो सकती है, ठीक है, इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे हम अपना मार्क्स डिनोट करते हैं रेखागणित की साइड से। आप ये मान के चलिए कि 5 से 6 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक। आप देखिए कम से कम मैंने कितना बता दिया, 12, 4, 16, 5, 20 और 15, 5, 20, 26, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि 20 से 25 के बीच में आपको लाना ही लाना है। 20 से 25 के बीच में इधर भी आ रहा है, यानी कि क्वेश्चंस आगे पीछे आपको पता है कि यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि करेक्ट है एकदम से, आगे पीछे हो सकता है। आप लोग चैनल से जुड़ जाना, अगली स्ट्रेटेजी के लिए तैयार रहें। मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।